बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की फाइनल टर्म प्रिपरेशन का आज हम आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी वो सारे जो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स थे वो कह रहे थे कि वो सारे टॉपिक जो है ना वो मिड टर्म से रिलेटेड हैं। आज इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम लेक्चर नंबर 23, 24 और 25 इन 3 लेक्चर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इंतहाई आसान चीज़ें हैं इसके अंदर और इसी तरह 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक वाइज लेक्चर्स जो है ना वो मैं कवर करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको हेल्प कर सकूँगा आपके फाइनल टर्म स्टार्ट होने से पहले तक। अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 23 की तो इसमें जो टॉपिक्स हैं हमारे पास एक प्री प्रोसेसर का टॉपिक है, उसके बाद इंक्लूड डायरेक्टिव है, डिफाइन डायरेक्टिव है, अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं और मैक्रोज हैं। अगर हम बात करें कि ये होते क्या हैं तो प्री प्रोसेसर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है प्रोसेसिंग करने से पहले हमारे पास कंपाइलर को जब हम कोड देते हैं तो कंपाइलर के पास कोड सबमिट होने से पहले प्री प्रोसेसर जो है ना वो काम करता है और हमारी जो फाइल होती है, जो फंक्शंस होते हैं, जितने फंक्शंस आपने यूज़ किए होते हैं इंक्लूड के डायरेक्टिव्स के साथ या आपने डिफाइन के डायरेक्टिव्स के साथ, हम इंक्लूड करते हैं आमतौर पे iostream.h इंक्लूड करते हैं या हमने सी मैथ या मैथ डॉट एच को इंक्लूड किया होता है। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या है? प्री प्रोसेसर कंपाइलर के पास फाइल भेजने से पहले जो है वो तमाम जो कोड होता है उन फंक्शंस का या उस iostream.h फाइल का, उसको जो है वो इसके साथ मिला देता है हमारी करंट फाइल के साथ और उसके बाद कंपाइलर के पास वो फाइल जाती है और कंपाइलर जो है फिर उसको लाइन बाय लाइन जो है वो कंपाइल करने की कोशिश करता है और जहाँ कहीं कोई एरर होती है तो वो हमें एरर रिपोर्ट करता है। प्री प्रोसेसर की डेफिनेशन हमारे पास ये है। अगर आप इसके अपने हैंडआउट्स में देखें तो आप देखें यहाँ पर प्री प्रोसेसर को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। बीइंग ए कंसाइज लैंग्वेज सी नीड्स समथिंग फॉर इट्स एनहांसमेंट, सो ए प्री प्रोसेसर इज it comes with it makes some changes in code before compilation. The compiler gets the modified source code file. काम ही इसका ये प्री प्रोसेसर सी कंपाइलर का या सी का वो हिस्सा जो कंपाइलर के पास सोर्स कोड जाने से पहले आपके कोड को मॉडिफाई कर देता है, उसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। जो मशहूर प्री प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं उनमें सबसे मशहूर तो इंक्लूड है, जिसके साथ आप हेडर फाइल यूज़ करते हैं जैसे iostream है, stdlib है। जो फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं आप उसको इसके अंदर जो है ना वो लिख देते हैं। ठीक है, अब ये फाइलें जब हम लिख रहे होते हैं तो ये फाइलें आपके कंपाइलर के अंदर, यानी आपने अगर डेव सी प्लस प्लस कोई भी जो भी आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं उन्होंने एक मखसूस फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उस फोल्डर का पाथ सेट किया हुआ है, इसलिए आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ फाइल का नाम लिखते हैं। ठीक है, और आप डॉट एच लिख देते हैं, कभी कभी डॉट एच उसके साथ नहीं लिखते, लेकिन ये हमारा स्कोप है ही कोई नहीं। इंक्लूड डायरेक्टिव जो होता है इसको इस्तेमाल करने का जो बेहतर हल है वो यही है, लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं, हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आपने 15 फंक्शन बना लिए और उनको आपने माई हेडर फाइल डॉट एच के अंदर रख लिया और ये फाइल अब आपके उस फोल्डर में मौजूद नहीं है जहां आपकी रूटीन की सारी हेडर फाइल पड़ी हुई हैं, ये आपने किसी और फोल्डर में रखी हुई है या ये फाइल आपके उसी फोल्डर में है जहां पर आपका कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये फाइल आपके उसी फ़ोल्डर में है और इसके अंदर वो तमाम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, फिर आप हैश इंक्लूड के साथ इसे डबल कॉमास के साथ जो है ना वो यूज़ करेंगे। ऐसी फाइल जिसके अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। हम इन्हें एंगल ब्रैकेट में क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि एंगल ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर मौजूद फाइलों को ही रखा जाता है। जो उस डायरेक्टरी में मौजूद नहीं होंगी उनको अगर हम रखेंगे तो कंपाइलर जो है ना वो एरर देगा। उसके बाद दूसरा डायरेक्टिव जो है वो डिफाइन डायरेक्टिव है। इसका जो मेजर फंक्शन है वो है मैक्रो डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मैक्रो या कॉन्स्टेंट्स को हम डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपने लिखा हैश डिफाइन पी आई, आगे लिख दिया, ये स्पेस है दोनों में, स्पेस पी आई स्पेस 3.141। अब आपका कोड जब कंपाइल होगा, आपने अगर अपने कोड के अंदर जितनी जगह पे लफ्ज़ पी आई लिखा होगा तो सबसे पहले डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या करेगा
के कोड के अंदर चेंज करेगा और पाई की जगह 3.14 लिख देगा। जब कंपाइलर के पास ये कोड पहुंचेगा कंपाइल होने के लिए तो उसे लफ्ज़ पाई नज़र नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट हो चुकी होगी। इसे हम मैक्रो भी कहते हैं, ठीक है। ये मैक्रोज भी क्या, यानी जिसे हम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं इसे हम मैक्रोज भी का नाम भी देते हैं। उसके बाद आप देखें जो अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं उसमें अनडेफ है, इफ डेफ है, ये सारों की डेड लाइन की डेफिनेशन है जी, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, हैश इफ हैश एल्स, आसान है, जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो ये कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये आपके जहन में होना चाहिए कौन सा डायरेक्टिव किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपको डेड लाइन की जो है ना वो डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैक्रोज क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैक्रोज दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक मैक्रो तो ये है हैश डिफाइन पी, हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया और उसको कोई ना कोई वैल्यू हमने दे दी, ये हमारा एक मैक्रो है। दूसरा जो मैक्रो होता है उसको हम पैरामीटराइज्ड मैक्रो कहते हैं। पैरामीटराइज्ड मैक्रो हमारे पास क्या होते हैं, पैरामीटराइज्ड मैक्रोज जो होते हैं आप देखें ज़रा, यहाँ पे तो हमने सिंपल एक जो है ना वो आइडेंटिफर लिखा और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख दी, लेकिन यहाँ हमने लिख दिया स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी एक आप इसको ना एक फंक्शन की तरह समझें, एक लाइन का फंक्शन है ये, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एक्स कैलकुलेट करेगा कैसे, स्पेस दे के एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। जब भी आप स्क्वायर ऑफ एक्स को किसी जगह लिखेंगे तो वो स्क्वायर ऑफ एक्स उस जगह से खत्म हो जाएगा, प्री प्रोसेसर उसकी जगह एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स जो है ना ये लिख देगा। यानी ये ज़हन में रखें, ये कॉल नहीं होता, फंक्शन कॉल होता है। ये कोड जो है ये रिप्लेस होना है उस कोड की जगह पे जहां भी ये लिखा होगा, और इसे ये करने वाले एलिमेंट को प्री प्रोसेसर कहते हैं। फिर ये सोर्स कोड जो है वो कंपाइलर के पास जो है ना वो चला जाएगा। इसमें एरर आ जाती है बाज़ औक़ात, अगर आप स्क्वायर आई प्लस जे लिख देते हैं तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके क्या लिख देगा, एक्स की जगह भी आई प्लस जे और इस एक्स की जगह भी आई प्लस जे। तो अब आप देखें ये पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो ये एरर आ सकती है। इसलिए इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन ये है कि आप ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना वो दोनों लिखें, स्क्वायर ऑफ एक्स और ब्रैकेट के बाद ये एक्स भी ब्रैकेट में और ये एक्स भी ब्रैकेट में, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास लेक्चर नंबर 23 जी। लेक्चर नंबर 23 हमारा मुकम्मल हो गया जी। बाकी इसकी एग्जांपल्स हैं उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 24। अगर हम 24 को देखें तो ये टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन का और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं ये है क्या। सॉरी, मेमोरी एलोकेशन से मुराद ये है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक मेमोरी जो है ना वो एलोकेट हो जाती है। आप एरे बनाते हैं तो मेमोरी जो है ना वो एलोकेट हो जाती है। इससे पहले हमने क्या कहा है कि हम कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं। जो कुछ आपने कभी ऐसी एरे नहीं डिफाइन की कि जी एरे ए और आगे आपने साइज ना दिया हो, ठीक है। आप साइज पहले मेंशन करते हैं। अगर आपको पता है कि आपको प्रोग्राम के अंदर 10 वेरिएबल की जरूरत पड़नी है तो आपने 10 वेरिएबल पहले डिक्लेयर करने हैं। तो जो मेमोरी एलोकेशन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हो जाती है, ऐसी मेमोरी एलोकेशन को हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, जो कि आम तौर पे होती है। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो सारे का सारा काम होता है वो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा होता है। एक जब प्रोग्राम चलता है तो एक हीप नाम का जो है ना वो डाटा स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। कंपाइल टाइम के बाद प्रोग्राम के अंदर बजरिया कोड अगर आप कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं यानी आप इनपुट लेते हैं किसी से कि जी आप इनपुट दो, ठीक है, और उसके बाद आप कहो जी कि जितनी इनपुट मैं दूं उतनी एरे डिक्लेयर हो। यानी कंपाइल टाइम से पहले तो यह है कि पहले ही आप एरे का साइज बता देंगे। मेमोरी एलोकेशन, ऐसी मेमोरी एलोकेशन कि जो डायनामिकली होगी एलोकेट, और वो होगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसके लिए दो फंक्शन है, कैलोक फंक्शन है, मैलोक फंक्शन है। ये दोनों मेमोरी को डिक्लेयर करने के लिए इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। कैलोक के अंदर दो पैरामीटर हैं, मैलोक के अंदर एक पैरामीटर होता है। और कैलोक और मैलोक के बाद फ्री फंक्शन है। फ्री फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जिसके जरिए अब आप असाइंड डायनामिक मेमोरी एलोकेट को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको नोट्स के अंदर बताता हूं, बाकी तो चीजें ये सेम है। नंबर 1 जो चीज आपको समझ आनी चाहिए, व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, द मेमोरी एलोकेशन व्हिच इज एलोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड एट कंपाइल टाइम। इसको हम कभी कभी कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कह देते हैं। डायनामिक जो है अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तीन चीजें हमने इसके अंदर जो है ना वो पढ़नी है।
ये वो सारी कहानी है जो मैंने आपको बताई। दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन इज स्टैटिक। जो S of 20 है, इट इज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम एलोकेशन। एलोकेट स्टैटिक मेमोरी रन इजीली ऑन स्टैक। ये स्टैक पे काम करती है। जो डायनामिक होती है ये हीप के ऊपर काम करती है, यानी जिस मेमोरी में से मेमोरी एलोकेट होती है, स्टैटिक मेमोरी, वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है, वो स्टैक होता है। और जिसमें से डायनामिक मेमोरी एलोकेट होती है उसे हम हीप कहते हैं। हर प्रोग्राम के साथ एक हीप होता है। ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ मेमोरी ही है और इसका साइज जो है वो चेंज होता रहता है कांस्टेंट। स्टैक का साइज जो है वो चेंज नहीं होता है। एक डिफरेंस इसके अंदर ये भी है। उसके बाद देखें आप कैलोग फंक्शन, और इसका वाइड फंक्शन है, कोई चीज रिटर्न नहीं करता, पॉइंटर टाइप का फंक्शन है। दो पैरामीटर देंगे, एक हम इसको साइज का बताएंगे, दूसरा साइज ऑफ द टाइप बताएंगे बेसिकली। यानी हम उसे कहेंगे 1000 मेमोरी लोकेशन जो है ना वो बना लो और हर मेमोरी लोकेशन किस साइज की हो, इंटीजर साइज की हो। तो इससे क्या मुराद है, 1000 वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर लिए। समझ आ गई बात की। 1000 मेमोरी ब्लॉक्स और हर ब्लॉक का साइज क्या हो, इंटीजर के साइज के मुताबिक। अगर आपके कंपाइलर में 2 बाइट का इंटीजर है तो ये 2000 बाइट रिजर्व हो जाएंगी और डायनामिकली ये कोड के थ्रू आपने एलोकेट कर दिया। और अब ये आप इनपुट लेके भी कर सकते हैं, कंपाइल टाइम पे भी आप इसको एलोकेट कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन आपके पास है जी, IPTR पॉइंटर है और आपने इस पॉइंटर को इंट पॉइंटर में चेंज किया। क्यों? चूंकि आप इंट टाइप की मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। इंट पॉइंटर में आपने कास्ट करके, ये कास्टिंग हो रही है, ठीक है, कास्ट करके इस पॉइंटर को आपने IPTR को दे दिया। अब IPTR जो है इसके पास 1000 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के, ठीक है, जिसको आप IPTR 0, IPTR 1, IPTR प्लस प्लस करके जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। मैलोक फंक्शन जो होता है बिल्कुल सेम काम करता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, सिर्फ साइज के ऊपर ही ये मेमोरी को एलोकेट कर देता है। 2 पैरामीटर नहीं देने पड़ते, हम इसमें सिर्फ 2 की बजाय मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2000 बाइट जो है वो एलोकेट हो जाएंगे मैलोक को। और जो ऑपरेटर हम इसको देंगे उसको जब हम कास्ट कर देंगे, यानी आप इसको ऐसे लिख दो 1000 साइज ऑफ करेक्टर, तो इसका मतलब है एक करेक्टर 1 बाइट लेता है तो 1000 बाइट एलोकेट हो गई, ठीक है जी। 1000 साइज ऑफ फ्लोट जब आपने कर दिया, यही स्टेटमेंट है, लेकिन फ्लोट अगर 8 बाइट का फ्लोट है तो ये 8000 बाइट्स जो है वो एलोकेट हो गई। अगर 4 बाइट का फ्लोट है तो 4000, क्योंकि कुछ कंपाइलर्स में 8 बाइट का है ना, कुछ में 4 का है, मैं इसलिए ये डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास इसका सिंटैक्स हो गया। उसके बाद आ गया जी फ्री मेमोरी। फ्री मेमोरी की क्यों ज़रूरत है जी, ये बात जहन में रख लें आप कि जब हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करते हैं उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम चलेगा, वो मेमोरी वेरिएबल्स को मिलेगी, जब प्रोग्राम ख़त्म होगा वो मेमोरी जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी और वापस रैम को दे दी जाएगी। लेकिन फ्री के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अब आप क्या कर रहे हैं, हम डायनामिकली उसे जो है ना वो एलोकेट कर रहे हैं, तो हमें उस मेमोरी को रिलीज़ भी करना चाहिए। अगर हम रिलीज़ नहीं करेंगे तो उससे 2 बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हमारे सामने आ सकती हैं। एक का नाम मेमोरी लीक है और दूसरे का नाम डैंगलिंग पॉइंटर्स है। फ्री करने के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो फ्री है। फ्री फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फ्री फंक्शन इज यूज्ड टू डायनामिकली टू रिलीज और डी एलोकेट द मेमोरी एलोकेटेड प्रीवियसली डायनामिकली। जिसको आपने डायनामिकली एलोकेट किया था उसको रिलीज करने के लिए आपके पास ये है। आप कैसे करेंगे जी, फ्री पीटी फ्री के अंदर वो पॉइंटर सिर्फ दे देंगे जो पॉइंटर उस 1000 मेमोरी के चंक को, लफ्ज सुन ले मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 1000 चंक को जो है ना उस हीप बड़ी है, उसमें एक चंक आपने IPTR को एलोकेट किया हुआ था। ब्लॉक है, चंक एंड ब्लॉक सेम चीज है। और फ्री जब आपने किया तो वो 1000 का 1000 जो है वो वापस जो है वो हीप को वापस मिल गया और इस तरह उसको दोबारा कोई यूज कर सकता है। 2 बहुत अहम। अच्छा, उसके बाद आ गया रीएलोक फंक्शन। जी रीएलोक फंक्शन क्या है, आपने मैलोक फंक्शन के जरिए किसी को मेमोरी एलोकेट की, उसके बाद आपने देखा कि ये मेमोरी तो कम है, यानी हमने 20 वेरिएबल इंटीजर के बनाए, बाद में हमें पता चला कि नहीं 20 कम है, हमें मजीद चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, रीएलोक के साथ आप IPTR 25, जिस पॉइंटर को आपने मैलोक के साथ डिक्लेयर किया, इसके पास 20 थे, अब हम इस 20 का साइज बढ़ाकर इसको मजीद आगे लेके जाना चाहते हैं तो हम उसे 25 कर देंगे। ये 25 का इजाफा नहीं होगा, ये ज़हन में रखना, ठीक है। नाउ वी कैन रीएलोकेट मेमोरी सो दैट वी कैन स्टोर
25 इंटीजर्स। जब आप 25 लिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, पहले IPTR 20 इंटीजर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये 25 को करने लग गया। ये मुगालता ना लग जाए आपको कि अब हमने 25 और इसमें बढ़ा दिए हैं, ये काम है आपके रीएलोकेट फंक्शन का। उसके बाद आ गई दो प्रॉब्लम्स जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। पेपर में सवाल आ जाता है व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। दो डिसएडवांटेजेस हैं, नंबर 1 मेमोरी लीक और नंबर 2 आगे आएगा डैंगलिंग पॉइंटर्स के नाम से जो है ना वो प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, डैंगलिंग पॉइंटर्स। ठीक है, मेमोरी लीक हमारे पास क्या है, जब आप अपनी मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करेंगे तो अगर आप कोई ऐसी मेमोरी रह गई है जिसको आपने फ्री नहीं किया या कोई ऐसा पॉइंटर, आपका एक पॉइंटर 1000 मेमोरी को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, गलती से पॉइंटर आपने डिलीट कर दिया, पॉइंटर डिलीट कर दिया फ्री किए बगैर, समझ आ रही है, तो 1000 जो चंक था ना वो अब पड़ा हुआ मेमोरी के अंदर है लेकिन उसका नाम कोई नहीं है, वो अलॉटेड है, हीप की तरफ से वो रिलीज हुआ है और आगे किसी के काम नहीं आ रहा, तो ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं ये अनरेफरेंस्ड मेमोरी है। चूंकि पॉइंटर जो इसे एलोकेट किया गया था किसी भी आपकी लॉजिकल एरर है, प्रोग्रामर गलती से किसी जगह पे पॉइंटर को नल कर देता है, जैसे कैलकुलेशन में हमसे गलती हो जाती है, तो दैट चंक ऑफ मेमोरी जो है विल बी नोन एज अनरेफरेंस्ड मेमोरी। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेमोरी लीक। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है, आपने कहाँ देखनी है, इसके ज़रिए आप एक वायरस बना सकते हैं जिसके ज़रिए आपका कंप्यूटर जो है ना वो 5 या 4 मिनट के बाद अगले बंदे का कंप्यूटर जो है ना वो हैंग हो जाता है। ठीक है, अब होता इसमें क्या है, जितनी अनरेफरेंस्ड मेमोरी बढ़ती चली जाएगी आपके हीप का साइज उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि आपके हीप का साइज खत्म हो जाएगा। एक आम प्रॉब्लम आपको आपकी ज़िंदगी में आ रही होती है कि जब 4 से 5 घंटे के लिए आप कंप्यूटर को चलाते हैं ना तो कंप्यूटर जो है ना वो स्लो हो जाता है या हैंग हो जाता है, लेकिन जब आप उसे बंद करके दोबारा चलाते हैं तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये मेमोरी लीक की प्रॉब्लम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉमन एरर है, याद रखिएगा। मेमोरी लीक जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वेरी कॉमन एरर है कि जिसके अंदर आपका सिस्टम जो है कोई भी ऐसा, आपको तो नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर के अंदर एरर है, वो सॉफ्टवेयर चल रहा है और साथ में मेमोरी लीक हो रही है। मेमोरी लीक कितनी होगी कि टोटल मेमोरी खत्म हो गई। ठीक है, जब टोटल मेमोरी खत्म हो जाएगी तो आपका सिस्टम जो है वो हैंग कर जाएगा और जब आपने बंद करके दोबारा चलाया तो वो वाला प्रोग्राम जो मेमोरी लीक कर रहा था वो चूंकि बंद हो चुका है इसलिए आपका कंप्यूटर बिल्कुल नॉर्मली काम करता है। ये असल बिहाइंड लॉजिक है। जैसे हम कहते हैं ना कि जी मुझे काफ़ी देर का हो गया कंप्यूटर चलाया हुआ है, तो जैसे जैसे बंदा कंप्यूटर एक, अब आप 1 बजे चलाएं, 1 बजे परफॉर्मेंस उसकी और होगी, अगर आप 9-10 बजे तक उसे कंटिन्यूसली चला रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी वो वैसी नहीं रहेगी जैसी उसकी पहले थी। ठीक है जी, तो इसी तरह डायनामिक मेमोरी के हवाले से ये हमारे पास है कि हम अब जो है ना वो मेमोरी को एलोकेट भी कर सकते हैं और हमें फ्री भी करनी चाहिए। सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन इसका यही है कि जब आप मेमोरी को एलोकेट करते हो तो फ्री फंक्शन के साथ आपने उसको डी एलोकेट भी करना है। डैंगलिंग पॉइंटर हमारे पास क्या होता है, डैंगलिंग पॉइंटर जो है ये ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है मेमोरी लीक के हवाले से। होता इसमें क्या है कि पॉइंटर आपने एक लिया और उस पॉइंटर को जो है ना वो आपने डिलीट कर दिया, दोबारा उस पॉइंटर को जो है ना वो किसी और मेमोरी को जो है ना वो रेफरेंस कर दिया। ठीक है, तो पॉइंटर स्टिल है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द चंक। आप उसमें क्या था कि मेमोरी का चंक बाकी है, अनरेफरेंस्ड मेमोरी है, पॉइंटर डिलीट हो गया। अब हुआ क्या कि आपका पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपने अनरेफरेंस्ड मेमोरी जो है वो किसी तरह से आपने ख़त्म कर दी है या फ्री कर दिया या डी एलोकेट कर दिया, किसी तरीके से आपने उसको डी एलोकेट कर दिया। अब पॉइंटर के अंदर क्या है, उस मेमोरी का एड्रेस मौजूद है और उसके बाद आपने क्या किया, इस पॉइंटर को किसी और के साथ असाइन कर दिया। अब पॉइंटर एक है लेकिन इसके अंदर एड्रेसेस जो हैं वो दो हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। ये बिल्कुल मेमोरी लीक के उल्ट है, याद रखना। मेमोरी लीक में पॉइंटर डिलीट हो जाता है, रेफरेंस्ड मेमोरी चंक बाकी रहता है जो अनरेफरेंस्ड मेमोरी कहलाता है। यहां पर क्या होगा कि आपका जो चंक है वो गॉन बैक टू द हीप, उसको आपने हीप को वापस कर दिया, डीएलोकेट कर दिया, और आपका जो पॉइंटर है उसके पास अभी भी उसका स्टार्टिंग एड्रेस मौजूद है। ये अपनी मर्जी से उसमें कुछ लिख रहा होगा और वो मेमोरी अगर किसी और को एलोकेट हुई हुई है तो वो अपनी मर्जी से जो है ना उसके अंदर कुछ लिख रहा होगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 25
बाकी एग्जाम्पल है, कोड है, जो हम इसमें भी नहीं करेंगे। लेक्चर नंबर 25। यहाँ तक जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का एंड हो जाता है। इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्लासेस यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होगी। हिस्ट्री बताई गई है जी सी और सी प्लस प्लस की। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस पे खपना चाहिए आपके लिए। सी जो है ये पहले आई थी, बाद में इन्हेंस होके ये सी प्लस प्लस बनी। कुछ अर्सा इसका नाम जो है वो मेरा ख्याल है कि जी आपने सी के अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ पढ़ा है, और सी किसी से पूछा गया ना कि सी प्लस प्लस में और सी में क्या फ़र्क है, तो वो कहता है जी कि सी के अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ होता है और सी प्लस प्लस के अंदर सी इन और सी आउट होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी इन्हेंसमेंट जो हैं वो सी के अंदर आएंगी। सी 1970 के अंदर बेल लैब्स में इन्वेंट हुई और ये असेंबली लैंग्वेज के बाद आने वाली पहली जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। जिस स्टाइल में सी के अंदर प्रोग्रामिंग होती थी उसे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते थे। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक ऐसा स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम प्रोग्राम को फंक्शंस की सूरत में डेवलप करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? जिसके अंदर हम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स की सूरत में जो है वो डेवलप करते हैं, यानी हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है वो फंक्शंस पर, यानी जो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं आपके, उनके ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अंदर हम टॉप टू डाउन बॉटम प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करते हैं। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे हैं, डिवाइड एंड कंकर, प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर लिया जाता है, फिर उन फंक्शंस को कंकर किया जाता है, यानी उनको बनाया जाता है। एक फंक्शन में सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट होता है। फंक्शन में एंटर होने के लिए उसका नाम और उससे एग्जिट होके आप वैल्यू कोई ना कोई ले सकते हैं, और इसी तरह आप अपने कोड को कमेंट कर सकते हैं ताकि उसकी समझ आ सके। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन जो थी ना वो क्या थी? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन ये थी, फंक्शन जिस डाटा पे काम करता था वो डाटा जो होता था उस फंक्शन से बाहर होता था। हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, उसे वैल्यू दे रहे हैं, वो फंक्शन प्रोसेस कर रहा है किन वैल्यूज़ के ऊपर? जो वैल्यूज़ उसकी बॉडी से बाहर पड़ी हुई। डाटा इट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस इज एन एंटिटी दैट लाइज आउटसाइड द प्रोग्राम। इस वजह से जो है वो हमारे पास डाटा आउटसाइड होने की वजह से आपको जो है ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि फंक्शन और डाटा सेपरेट होता था। फिर कॉन्सेप्ट आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मजीद वाजे कर दूंगा। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? जहां हम डाटा को और फंक्शंस को इकट्ठा करके एक ऑब्जेक्ट में बंद कर देंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे फंक्शन भी होंगे और वो फंक्शन जिस डाटा के ऊपर काम कर रहे होंगे वो सारा डाटा भी उसको उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। 1980s के अंदर जो है इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए बेल लैब्स के अंदर जो है वो स्ट्रास्ट्रप ने जो है इन्हेंस्ड सी को जन्म दिया या उसके ऊपर काम किया, जिसे सी विद क्लासेस कहा गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इसे सी प्लस प्लस का नाम दे दिया गया। सी प्लस प्लस जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में शिफ्ट हो गई। हालांकि दुनिया की सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, चूंकि ये बनी नहीं स्ट्रक्चर्ड के तहत। सी को लोग कभी कभी ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, चूंकि ये शुरू में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, बाद में ये फीचर आए हैं ना। एक चीज़ बनी स्ट्रक्चर्ड के लिए थी, बाद में उसमें ऐड कर दिया गया, एक फंक्शनैलिटी उसमें बढ़ा दी गई है, वो पहले से मौजूद उसमें नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था जी सी प्लस प्लस और सी की हिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो है वो है जी डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। फंक्शन आर्गूमेंट्स, फंक्शन और फंक्शन आर्गूमेंट्स जो हैं इनके ऊपर मैंने बड़ी तफसील से पीछे लेक्चर दिए हैं, इसलिए डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट और डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट की एग्जांपल ये मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको बता देता हूँ जी। कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट जिसके अंदर आपने लॉन्ग एक्स इंट कर दिया, लेकिन अगर आप अपने फंक्शन को इस तरह से डिक्लेयर कर देते हैं, ये मैंने एग्जांपल आपके लिए लिखी हुई है जी। वाइड शो इंट इज इक्वल टू 1, फ्लोट इज इक्वल टू 2.3 लॉन्ग। तीन पैरामीटर हैं, इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, लॉन्ग आएगा। अगर आप शो को ऐसे कॉल करते हैं तो खुद ब खुद इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी, फ्लोट की जो पहला वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, 2.3 और 4 के साथ कैलकुलेट करके जवाब आपको दे दिया जाएगा। अगर आप 5 के साथ कॉल करेंगे तो पहले वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब इस्तेमाल नहीं होगी, पहले की वैल्यू आपने दे दी, बाकी 2.3 और 4 के साथ ये फंक्शन कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। अगर आपने 6 और 7.8 दे दी तो ये दो वैल्यूज़ अब यूज़ नहीं होंगी, तीसरी वैल्यू 4, और इसी तरह अगर आपने ये वाली वैल्यू दे दी तो फिर क्या होगा कि ये फ्लोट वैल्यूज़ जो हैं ये काम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं ये काम नहीं करेंगी और आपका फंक्शन जो है वो उसी तरह चलेगा।
सी और सी प्लस प्लस में एक फ़र्क ये भी है, प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। सी लैंग्वेज के अंदर ये होता था कि आप जो है ना वो वेरिएबल को टॉप पे जो है ना वो डिक्लेयर करते थे, ठीक है। यानी आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपका वेरिएबल, यहाँ सारे वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दो, नीचे आपको किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ी है, आप ऊपर आओगे और इसको डिक्लेयर करके फिर नीचे जाके कोड लिखोगे। सी प्लस प्लस ने इस पाबंदी से भी आज़ाद कर दिया था। उसने ये कहा वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड जस्ट बिफोर इट इज़ एक्चुअली यूज। जहां आपने वेरिएबल को इस्तेमाल करना है बस उससे ऊपर वाली लाइन में उसे डिक्लेयर कर दो। सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। सी लैंग्वेज में आपको टॉप के ऊपर जो है ना वो वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता था। उसके बाद आ गया जी इनलाइन फंक्शंस। हमारे पास क्या होते हैं इनलाइन फंक्शंस और मैक्रो, जो हम पीछे पढ़ के हैं, ये एक जैसी चीजें हैं जी। इनलाइन के साथ इसको डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन के नाम के साथ जो है वो इनलाइन का लफ्ज़ यूज़ कर देंगे, और जहाँ जहाँ इनलाइन फंक्शन लिखा होगा बिल्कुल उसी तरह मैक्रोस की तरह वहाँ वहाँ जो है वो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये फंक्शन है इनलाइन इंट मैक्स इंट ए बी, ये इनलाइन का लफ्ज़ लिखा है। जहाँ भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये कोड वहाँ पे जाके उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा बिफोर कंपाइलेशन। सेम काम है, जिस तरह मैक्रो रिप्लेस हो जाते थे इसी तरह इनलाइन फंक्शन भी रिप्लेस हो जाते थे। और नेक्स्ट फ़ायदा जो सी प्लस प्लस के आने से हुआ दैट वाज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन का लेक्चर पीछे मौजूद है, सुन लीजिएगा, वो समझ आए। एक बात मैं आपको बता दूं, आगे जो कुछ भी आपने पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक प्रॉपर फंक्शन आपको समझ नहीं आएंगे। फंक्शन बनना कैसे है, कॉल कैसे होना है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है। इसलिए जो इससे पिछले मेरे 2 लेक्चर हैं वो लाजमी सुन लीजिएगा ताकि फंक्शन का आपको पता चल जाए। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? एक फंक्शन का नाम सेम रहे, पैरामीटर बदल जाएं तो उसका रिजल्ट बदल जाए, इसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सी के अंदर आप एक नाम का एक ही फंक्शन डिक्लेयर कर सकते थे। अगर आपने कोई पैरामीटर चेंज करने थे तो आपको फंक्शन का नाम भी बदलना पड़ता था। आप स्केयर करना चाहते थे इंटीजर को तो आपको इंटीजर एक फंक्शन बनाना पड़ता था। अगर आप स्केयर करना चाहते हैं लॉन्ग को या डबल को तो आपको दूसरा फंक्शन लिखना पड़ता था। वही फंक्शन विद द सेम नेम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि एक फंक्शन को, एक ही फंक्शन को एक नाम के साथ एक से ज्यादा दफा डिफाइन करना, लेकिन उनके अंदर आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हो, और उनके अंदर जो फर्क होगा वो आप करेंगे पैरामीटर के जरिए। ये देखें, ये पुराना स्टाइल था, इंट स्क्वायर रूट इंट आई डबल स्क्वायर रूट डबल डी। यानी आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका फंक्शन लिख रहे हैं। डबल के लिए जाहिर है अगर आप डबल का करना चाहते हैं तो अलहदा फंक्शन, इंटीजर का करना चाहते हैं तो अलहदा। लेकिन ये सहूलत फंक्शन ओवरराइडिंग में हमारे पास कैसे हो गई कि आप एक ही फंक्शन बनाओगे और उस एक फंक्शन के आप मुख्तलिफ, ये देखेंगे, प्रिंट इंट आई, प्रिंट डबल डी, प्रिंट करेक्टर, एक ही नाम है, प्रिंट प्रिंट प्रिंट। आप मेन के अंदर जाके जब प्रिंट आई करोगे तो ये आई को देखेगा क्या है, इंटीजर है, तो ये इंटीजर वाले फंक्शन को कॉल करेगा खुद ब खुद ही कंपाइलर। ये डी जो है वो डबल है तो ये डबल वाले को कॉल करेगा खुद ब खुद ही। ये एस करेक्टर है तो वो एस वाले को कॉल करेगा। ये काम जो है ये कंपाइलर का होता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग को उसने किस तरह से मैनेज करना होता है जी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे ओवरऑल टॉपिक्स जी जो 23, 24 और 25 के अंदर पसंद आए होंगे जी। जिन लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो बनाएं वीडियो बनाएं, ये मैंने वीडियो बना दी है जी, मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। अब आप अपना हिस्सा डालेंगे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ और ग्रुप्स के अंदर शेयर करके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।